भूल भुलैया बन के बाद अब भूल भुलैया 2 आई है और हर कोई जानना चाहता है कि क्या ये पहले फिल्म जैसी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पुरानी फिल्म यानी भूल भुलैया में एक पुरानी आलीशान हवेली थी, यानी भूल भुलैया में एक मंजूलिका पहले भी डराती थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन भूल भुलैया को पुरानी वाली का सीक्वल कहना या इसके किसी और पहलू की तुलना पहले वाली से करना भूल होगी, क्योंकि न केवल इस फिल्म की स्टार कास्ट नहीं है बल्कि डायरेक्टर और कहानी भी नहीं है। इसकी कहानी का पहले वाली मंजूलिका से कोई लेना देना नहीं है, यानी नई पीढ़ी के लिए नया प्रोजेक्ट नए फ्लेवर के साथ। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक हवेली को, जहाँ पर घर की बहुरानी को चुड़ैल मंजूलिका के चंगुल से बचाने के लिए तंत्र मंत्र चल रहे हैं और तांत्रिक उस आत्मा को निकालकर हवेली के एक कमरे में बंद कर देता है। तांत्रिक ने उस गेट को इस तरह से बंद किया था कि मंजूलिका को बाहर आना तो इम्पॉसिबल ही था, जिसके बाद पूरा परिवार हवेली छोड़कर चला जाता है और दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी आज में लौटती है, जहाँ रीत मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद पापा जी की मर्जी से शादी करने के लिए घर लौट रही थी। ये मनाली में उसका लास्ट वेकेशन था, इसलिए वह यहाँ पर एंजॉय करना चाहती है और रास्ते में वह टकराती है रूहान रंधावा से, जो खुलकर जीने में यकीन रखता है। उसे ट्रेवल करना बहुत पसंद है। कभी गुजरात वह पतंग उड़ाने के लिए चला जाता है तो कभी बनारस वह पान खाने के लिए चला जाता है। रूहान और रीत यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। रूहान रीत से कहता है कि मनाली में एक बहुत ही सुंदर फेस्टिवल होता है, इसलिए उसे तो ये ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो जाएगी और वह ये सब नहीं कर पाएगी। तो रीत मान जाती है और बस से अपना सामान उतार कर लेकर आ जाती है। उनकी फ्लाइट को भी 8 घंटे थे, इसलिए वह फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं और जब वह वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस बस से वह जाने वाले थे वह बस खाई में गिर चुकी है और उनमें से कोई भी पैसेंजर जिंदा नहीं बच पाया है। अब रीत जिस बस से घर आने वाली थी, उस बस के बारे में अगर उसके घर वालों को पता चलेगा तो वह टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए वह अपने घर कॉल करती है। कॉल उसकी छोटी बहन उठाती है, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण दोनों की बात नहीं हो पाती है। लेकिन रीत उसकी छोटी बहन की सारी बातें सुन रही थी। हालात ऐसे बनते हैं कि रीत को पता चलता है कि असल में उसकी बहन और मंगेतर एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें एक करने के लिए वह एक प्लान बनाती है। रीत तो इस शादी से पहले भी खुश नहीं थी और अपनी छोटी बहन के लिए वह इतना तो कर ही सकती है। रीत अपने प्लान को पूरा करने के लिए रूहान की मदद मांगती है, लेकिन रूहान तो उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि वह तो घूमना चाहता है। लेकिन रीत उससे कहती है कि वह उसे राजस्थान घुमाएगी, तो रूहान मान जाता है। अब रीत अपनी छोटी बहन और मंगेतर को एक करने के लिए रूहान की मदद से मरने का नाटक करती है और ये बात वह रूहान के द्वारा घर भी बता देती है। अब रीत और रूहान घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वह घर नहीं जाते बल्कि वह तो अपनी पुरानी हवेली पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही डरावनी थी। ये वही हवेली है जहां पर मंजूलिका कैद है, लेकिन एक कमरे में। ये लोग बाकी के कमरों में घूम सकते हैं। उस हवेली की जलती हुई लाइट को छोटा पंडित देख लेता है और भागकर हवेली पहुंचकर ठाकुर साहब को बता देता है। अब ठाकुर साहब कई सारे लोगों को लेकर हवेली की तरफ बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर रीत रूहान को अपने घर वालों के बारे में बता रही होती है। वह जिन लोगों से प्यार करती है वह सिर्फ उन्हीं के लोगों के बारे में बताती है, जैसे कि वह अपने भाभी के बारे में बताती है और अपने चाचा के बारे में और अपने पिता के बारे में। जैसे वह लोग आते हैं रीत कुर्सियों के पीछे छिप जाती है और यहाँ पर जब ठाकुर साहब आते हैं तो वह रूहान से पूछने लगते हैं कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है। तो रूहान उसे बताता है कि उसे रीत ने भेजा है। दरअसल वह उनसे ये कहना चाह रहा था कि वह आत्माओं को देख सकता है और उनसे बात भी कर सकता है, इसलिए रीत ने उसे यहाँ पर भेजा है और वह अभी भी रीत को देख सकता है और उसकी बातों को सुन भी सकता है और उसे बात भी कर सकता है। ठाकुर साहब को रूहान की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब रूहान फैमिली की कुछ पर्सनल बातों को ठाकुर साहब को बताता है तो ठाकुर साहब को रूहान की बात को मानना ही पड़ता है। रूहान उन लोगों से कहता है कि रीत की आखिरी इच्छा है कि वह अपने पूरे परिवार के साथ इस घर में रहे। अगर ये सब हो जाता है तो रीत को मुक्ति मिल जाएगी और वह यहाँ से चली जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसी घर में मंजूलिका भी रहती है, लेकिन वह तो 18 साल से एक ही कमरे में बंद है। इसलिए ठाकुर साहब कहते हैं कि अगर रीत की आखिरी इच्छा यही है कि वह सबके साथ रहे तो वह यहाँ पर रहेंगे। अब सभी लोग भूतिया हवेली में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर वह रीत का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रूहान आता है और वह उन सब से कहता है कि रीत की एक और आखिरी इच्छा है जिसे वह पूरा करवाना चाहती है और अगर ऐसा हो जाता है तो उसे जरूर मुक्ति मिल जाएगी। वह उनसे कहता है कि रीत की आखिरी इच्छा ये है कि उसकी छोटी बहन और उसके मंगेतर की शादी हो जाए उसी डेट पर जिस डेट पर रीत की होने वाली थी। वह नहीं चाहती कि उसके घर वाले रीत का अंतिम संस्कार करें और इस तरह से दुखी हो। अब छोटे पंडित को जब पता चलता है कि रूहान भूत से बात कर सकता है
तो वह वहाँ के सरपंच को रूहान के पास लाता है और उससे कहता है कि सरपंच की अम्मा का हाल ही में देहांत हुआ है, लेकिन उसके पास कई सारे सोने के सीक्रेट थे जो कि सिर्फ अम्मा को ही मालूम थी। इसलिए वह चाहते हैं कि रूहान अम्मा के भूत से बात करे और उससे पूछे कि उसने सोने को कहाँ पर छिपा कर रखा है। अब रूहान जब सरपंच की अम्मा के रूम में था तो वहाँ पर अचानक से उसके हाथों से कुछ चीजें गिर जाती है और उसके हाथ कई सारा सोना लग जाता है, जो कि वह बाहर लाता है तो सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस सोने को वह बहुत बार ढूंढ चुके हैं लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। पब्लिक को रूहान के ऊपर विश्वास हो जाता है कि उसके अंदर शक्तियां हैं भूतों से बात करने के लिए, इसलिए वह लोग उसे रूहान से नहीं बल्कि रूहान बाबा से फेमस कर देते हैं और उसके पास एक ऐसी ड्रेस लाते हैं जो कि उसे सूट करे। वह उसे कहते हैं कि इस तरह की फंकी ड्रेस उस पर सूट नहीं करती, उसे इस तरह की ड्रेस पहननी चाहिए। और जब रूहान ब्लैक कलर की तांत्रिक वाली बाबाओं वाली ड्रेस पहनकर आता है तो लोग उसकी रूह बाबा के नाम से जय जयकार करना शुरू कर देते हैं। रूहान पूरे गांव में फेमस हो जाता है और सबको यही लगता है कि वह आत्माओं से बात कर सकता है, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ रूहान और रीत के बीच में फीलिंग्स बढ़ने लगी थी और उनके बीच में नजदीकियां आने लगी थी। वह एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब एक दिन रीत के चाचा और रूहान शराब पी रहे होते हैं और वह काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी लेते हैं। रीत के चाचा रूहान से कहते हैं कि वह सारी आत्माओं से बात करता है तो वह मंजूलिका से क्यों नहीं बात करता। तो रूहान उनसे कहता है कि वह आज ही मंजूलिका से बात करेगा, इसलिए वह लोग हवेली जाने लगते हैं। और जब वह उस दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से रीत की भाभी उन्हें रोक लेती है। रीत की भाभी रूहान से कहती है कि अच्छा हुआ कि वह टाइम पर आ गई, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। वह रूहान से कहती है कि उसने बहुत सारी आत्माओं से बात की होगी, लेकिन मंजूलिका ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, वह बहुत ही खतरनाक है और अगर वह एक बार बाहर आ जाएगी तो वह पूरी फैमिली वालों का सत्यानाश कर देगी। रीत की भाभी यहाँ पर फ्लैशबैक की एक स्टोरी सुनाती है जब वह दोनों बहनें छोटी थी। मंजूलिका और अंजुलिका दोनों ही सगी बहन थी और दोनों ही जुड़वा थी, लेकिन यहाँ पर उनके पिताजी सिर्फ अंजुलिका से ही प्यार करते थे और इसलिए ये बात मंजूलिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वह सिर्फ अंजुलिका से प्यार करते थे। उन दोनों बहनों के पिता को नृत्य और संगीत में महारत हासिल था, लेकिन अंजुलिका सिर्फ पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देती थी, लेकिन मंजूलिका तांत्रिक विद्याओं में ध्यान देने लगी थी। उसके पिता ने मंजूलिका को कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन मंजूलिका उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानती थी और चोरी छुपे तांत्रिक विद्या सीखने लगी थी। मंजूलिका ठाकुर साहब के लड़के को पसंद करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी और एक दिन ठाकुर साहब के यहाँ से शादी का रिश्ता आया। मंजूलिका को ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता उसके लिए आया है, बल्कि ये रिश्ता उसके लिए नहीं बल्कि उसकी बहन के लिए आया था। और ये सुनने के बाद तो मंजूलिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अब मंजूलिका और कुंवर साहब की शादी हो जाती है, लेकिन मंजूलिका ने फिर अंजू को मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से अंजुलिका ने मंजूलिका को मार दिया था। इसके बाद भी मंजूलिका ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। तब मंजूलिका ने कुंवर साहब को ऊपर से नीचे फेंक दिया था, जिससे उनके बॉडी के पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं और फिर किसी तरह से तांत्रिक को बुलाकर मंजूलिका को एक कमरे में कैद करवाया और अब मंजूलिका 18 साल से उसी कमरे में बंद है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रीत चोरी छुपे उस हवेली में छिपी हुई थी, लेकिन एक दिन छोटे पंडित को उसके बारे में पता चल जाता है और वह तुरंत ही ठाकुर साहब को ये बताने जाता है। ठाकुर साहब को छोटे पंडित की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसके बावजूद वह पूरी हवेली में रीत को ढूंढने का आदेश दे देते हैं और ये सुनने के बाद रीत और रोहान तुरंत ही छिपने के लिए हवेली के कोने कोने में जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें तो कोई भी कमरा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह मंजूलिका के कमरे में पहुंच जाते हैं। अब पूरे हवेली की तलाशी लेने के बाद रीत तो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी थी, इसलिए थोड़ी देर के बाद रोहान चुपचाप से उसी कमरे में वापस जाता है और जब वह देखता है कि रीत यहाँ पर एक खतरनाक डरावना डांस कर रही है तो रोहान तो पूरी तरह से डर ही जाता है, लेकिन रीत उसे बताती है कि वह मजाक कर रही है, यहाँ पर कोई मंजूलिका नहीं है, ये सिर्फ एक वहम है जो कि लोगों के दिल में है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब छोटी बहन की शादी हो रही होती है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा सुपर नेचुरल चीज होने लगती है, जैसे कि शादी के फंक्शन में बहुत सारे ढोलक हवा में उड़ने लगते हैं और ये चीजें देखकर रोहान तो समझ जाता है कि मंजूलिका तो जरूर बाहर निकल आ चुकी है। रोहान तुरंत ही रीत के पास जाता है और उससे कहता है कि जिस दरवाजे को हमने खोला था उसमें से सचमुच मंजूलिका बाहर आ चुकी है, क्योंकि उसने उड़ते हुए ढोलकों को देखा था, जो कि और कोई नहीं कर सकता मंजूलिका के अलावा। रीत उससे कहती है कि इस हालत में वह अपने घर वालों को छोड़कर नहीं जा सकती। अब एक रात जब हवेली की लाइट जा चुकी थी तब भाभी को कुछ महसूस होता है। वह देखती है कि उसके आंगन में बहुत सारे कौवे हैं जो कि काव काव कर रहे होते हैं। ये देखकर भाभी को बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है और वह समझ जाती है कि मंजूलिका उस कमरे से बाहर आ चुकी है, इसलिए वह तुरंत ही रूहान के पास जाती है और उससे पूछती है कि रीत कहाँ पर है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि रीत जिंदा है और यहीं पर है।
क्योंकि हाल ही में उसके ऊपर मंजुलिका ने अटैक किया है। यहाँ छोटे पंडित, बड़े पंडित और उसकी पत्नी लोगों को डराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मंजुलिका सच में वापस आ चुकी है। अब कुछ दिनों के बाद छोटे पंडित और बड़े पंडित का नाटक रूहान के हाथों पकड़ा जाता है और वह समझ जाता है कि ये मंजुलिका वाला नाटक सिर्फ यही लोग फैला रहे हैं, इसलिए वह उन्हें बहुत मारता है और मंजुलिका बनी उसकी पत्नी को भी वह वहां से भगा देता है। थोड़ी देर के बाद छोटे पंडित और बड़े पंडित फिर से रूहान के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि उन्होंने हाल ही में मंजुलिका को वहां पर देखा। रूहान को ऐसा लग रहा था कि वह लोग मजाक कर रहे हैं, इसलिए वह उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता है और वह मंजुलिका के सामने पहुंच जाता है। यहाँ पर वह उससे मजाक करने लगता है और उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। वह उससे कहता है कि भूत के पैर तो उल्टे होते हैं लेकिन तुम्हारे तो सीधे हैं। लेकिन तभी मंजुलिका अपने पैरों को उल्टा कर देती है और ये देखकर रूहान की पतलून गीली हो जाती है। फिर मंजुलिका रूहान को एक खाई के पास ले जाती है और उसे धक्का दे देती है और फिर उसी रात रूहान हवेली में आता है। उन सभी के सामने वह मंजुलिका वाला गाना गाने लगता है और उन सभी के सामने एक डरावना डांस भी करने लगता है जो कि मंजुलिका किया करती थी। यहाँ पर उन सभी को ऐसा लग रहा था कि रूहान के अंदर मंजुलिका आ चुकी है, इसलिए वह ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर रहा है। साथ में यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि जिस तांत्रिक ने मंजुलिका को उस कमरे में 18 साल के लिए बंद किया था, वह उसे भी वहीं पर मार देती है। रूहान यहाँ पर उन लोगों से कहता है कि वह उनके परिवार के लोगों में से एक को कल मार देगा और वह भाभी की तरफ उंगली उठा देता है, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि रूहान के अंदर मंजुलिका ही घुस चुकी है। और जैसे ही वह अंजुलिका को मारने के लिए आगे कदम रखने लगता है कि अंजुलिका एक चाकू निकालती है और रीत के ऊपर रख देती है, जिससे हमें पता चलता है कि 18 साल से जो अंजुलिका बनी घूम रही है वह कोई और नहीं बल्कि मंजुलिका ही है, जिसने 18 साल पहले अंजुलिका से खुद की बदली कर दी थी। ये बात तो उन्हें कभी पता चल ही नहीं पाती अगर अंजुलिका खाई में फेंकते हुए रूहान को ये सारी बातें नहीं बता दी तो। इसलिए रूहान और अंजुलिका का ये प्लान था ताकि वह मंजुलिका को सामने ला सके और सबके सामने उसका पर्दाफाश कर सके। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। फिल्म देखते वक्त मेरे दिमाग में एक बात बार बार आई कि इसका नाम भूल भुलैया 2 क्यों है। वहाँ मंजुलिका के जरिए अवनी की मेंटल हेल्थ पर बात की, यहाँ मंजुलिका को ही भूत बना दिया। कुछ पुराने किरदारों को सिर्फ उसके नाम के लिए यूज किया। इन सवालों के कोई जवाब नहीं, क्योंकि कायदे से ये फिल्म भूल भुलैया का सीक्वल होने की जगह एक अलग हॉरर कॉमेडी हो सकती थी, लेकिन तब मेकर शायद भूल भुलैया के नाम पर ऑडियंस को थिएटर तक ना ला पाते। भूल भुलैया 2 ऐसी फिल्म है जिसमें अगर आपने सेंस ढूंढने की कोशिश की तब आप इस फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ एंटरटेनमेंट के नाम पर वही चीजें परोसी है जिन्हें हम दर्जनों बार देख चुके हैं। अगर ये एलिमेंट आपके लिए अब भी वही काम करता है तो आप 2 घंटे 20 मिनट की इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे।